वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। डेट है आज 9 जुलाई 2025। स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर का एनालिसिस डिस्कशन। सबसे पहले नेशनल न्यूज़ में स्टार्ट करते हैं। तो नेशनल न्यूज़ में ये जो एक्स है, ट्विटर जिसका फॉर्मल नाम था, तो ये जो एलोन मस्क की कंपनी एक्स है उसके और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में एक काफ़ी स्ट्रेस और टेंशन चल रहा है। कोर्ट में जो पिटीशन भी इस पे लगी हुई है। तो यहाँ पे एक्स ने इंडियन गवर्नमेंट को ये एक्यूजेशन किया है उसके ऊपर कि इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट्स ब्लॉक करवाने के लिए सेंसरशिप करवाती है। मतलब एक्स को ये डायरेक्ट करती है, सोशल मीडिया कंपनीज को अननेसेसरी डायरेक्टिव्स देती है कि वो मल्टीपल वेबसाइट्स को, पर्टिकुलरली वो जो उनके लिए क्रिटिकल हो, उनकी पोस्ट को डाउन करने के लिए या उनके अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए हमको डायरेक्ट करती है। तो यहाँ पे एक्स ने अभी जैसे रिसेंट में इंसिडेंट ये हुआ था कि ऐसे 3 दिन पहले र्यूटर्स, एक बहुत ही बड़ी ग्लोबल न्यूज़ वेबसाइट है, उसको उसका बेसिकली शट डाउन हो गया था, उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया था एक्स ने। और एक्स ने ये बोला था कि उनको ऐसा करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव दिया था। जब इंडियन गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया गया तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस चीज़ को डिनाई किया और उन्होंने बोला कि इमीडिएटली हमको ही जैसे पता चला कि र्यूटर्स का अकाउंट, ट्विटर अकाउंट इंडिया में सस्पेंड हो गया है, हमने ही एक्स को बोला था कि वो अकाउंट को आप जल्दी से जल्दी रिस्टोर करिए। हमारा र्यूटर्स से कोई लेना देना नहीं है, उनसे कोई रिलेशन नहीं है कि हम उनका कोई अकाउंट सस्पेंड करवाएं। जबकि एक्स का ये कहना है कि ऐसा नहीं है, हमको गवर्नमेंट से ही ये डायरेक्टिव मिला था कि हम र्यूटर्स के अकाउंट को सस्पेंड करें। तो यहाँ पे एक्स का ये एक्यूजिशन है सेंटर के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, कि इंक्रीजिंगली आईटी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये आईटी एक्ट के सेक्शन 79 का मिसयूज करके फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है उसको कंस्ट्रेंड या रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश ये कर रही है। सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट क्या बोलता है? सेक्शन 79 आईटी एक्ट के अंदर में सोशल मीडिया कंपनीज जो होती है वो किसी थर्ड पर्सन की पोस्ट के लिए लायबल नहीं होती। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो ट्विटर है या एक्स है उसको अगर कोई डायरेक्टिव देती है किसी अकाउंट को सस्पेंड करने का या किसी पोस्ट को रिमूव करने का, और वो सोशल मीडिया कंपनी कोई भी हो, चाहे एक्स हो चाहे फेसबुक हो, अगर वो उस पोस्ट को नहीं हटाती या अकाउंट को सस्पेंड नहीं करती तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकती है या कोई एक्शन ले सकती है, पेक्यूनियरी या पनिशमेंट का कोई एक्शन ले सकती है। तो एक्स का ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये सेक्शन 79 का मिसयूज करके हमको बहुत डरा धमका रही है और हमसे ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके अगेंस्ट में, मतलब उनकी क्रिटिकल पोस्ट रिमूव करा के, उनके क्रिटिसिज्म रिमूव करा के गवर्नमेंट जो है ये हमारे ऊपर अननेसेसरली ये एक्शन या स्टेप्स ले रही है, हमारे काम को अफेक्ट कर रही है। तो ये पहला इशू है जो आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। ये मेंस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इससे रिलेटेड 2015 की एक लैंडमार्क रूलिंग है। ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ओवर सोशल मीडिया और ओवर इंटरनेट, इससे रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क केस रूलिंग है। आपको उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में वीडियो के लिख के बताना है कि वो कौन सा केस है जो आईटी एक्ट से रिलेट करता है 2015 का। देन उसके बाद आते हैं सेकेंड न्यूज़ पे। ये सेकेंड न्यूज़ एजुकेशन मिनिस्ट्री के एक सर्वे से रिलेटेड है एंड ऑल्सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी 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 वेरी, मतलब मैं 3 बार यहाँ पे लिख सकता हूँ, वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपको मेंस में काम आने वाली है फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड। जब भी आप वो कोई क्वेश्चन या आंसर लिखते हैं तो ये वहाँ पे आपको काम आने वाली है। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री अक्रॉस द कंट्री एक सर्वे कंडक्ट करता है जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, राष्ट्रीय सर्वेक्षण। इसको पहले नेशनल अचीवमेंट सर्वे बोला जाता था। इस सर्वे के अंदर में एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है ये अक्रॉस द कंट्री जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे अभी ये जो है करंट स्टेटस, हमारे यहाँ 781 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये 781 डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका कुछ सैंपल लेके उनके बच्चों के रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को असेस करती है। जैसे अभी इन्होंने क्या किया, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने पिछले साल 781 डिस्ट्रिक्ट के 74,000 स्कूल्स में क्लास 3, 6 और 9 के 21 लाख बच्चों का स्टडी एनालिसिस उन्होंने किया कि उनकी स्टडिंग, रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन और ये मैथमेटिक्स स्किल्स जो है, मैथमेटिकल स्किल्स, ये कितने अच्छे हैं। तो इनको क्या डाटा या क्या स्टोरी मिली, उनको ये पता चला सर्वे से कि क्लास 3 में पढ़ने वाले सिर्फ 55% बच्चे हैं जो 99 तक के नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, जबकि क्लास 6 में पढ़ने वाले सिर्फ 53% बच्चे हैं जिनको 10 तक का टेबल आता है, जो 10 तक का टेबल पूरा सुना सकते हैं। क्लास 6 में सिर्फ 53% बच्चे हैं जिनको
एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, टेबल जो आते हैं 10 तक के, ये पूरा काम आता है। और ये क्लास 6 के सिर्फ 53% बच्चे हैं जो 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं ना, जो हम पढ़ते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये वो कर सकते हैं। सो ये कहीं न कहीं हमारे स्कूल्स की, एजुकेशन सिस्टम की जो बहुत पुअर स्टेटस है, बहुत खराब कंडीशन है, उसको इंडिकेट करता है। मतलब ओनली हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स जो क्लास 3 और स्टूडेंट में पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, उनकी उस लेवल पे जो चीज़ उनको आनी चाहिए वो आती है। ये दोनों ही डाटा आपके लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। इसको आप मेंस की आंसर राइटिंग में यूज़ करिए, तो आप क्लियरली ये चीज़ प्रेज़ेंट कर पाएँगे कि एजुकेशन हमारे यहाँ, बेसिक एजुकेशन अभी भी लिटरेसी के लेवल 80% पार करने के बाद भी हमारे यहाँ जो बेसिक एजुकेशन है उसकी क्वालिटी कितनी पुअर चल रही है। देन इसके बाद आता है जुलाई 9, जैसे आज की जो डेट है, आज भारत बंद डिक्लेयर किया है कुछ ट्रेड यूनियंस ने। तो 25 करोड़ से ज़्यादा वर्कर्स जो अलग-अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, इन्होंने भारत बंद में पार्टिसिपेट करने के लिए या जॉइन करने के लिए, ये एक्सपेक्टेड है कि ये भारत बंद में पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो जनरल स्ट्राइक या जो भारत बंद है, ये किसने ऑर्गेनाइज करी है? तो 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन है कंट्री में, उनके फोरम ने मिलके ऑर्गेनाइज करी है, और उनके जो एसोसिएट हैं उन्होंने मिलके ऑर्गेनाइज करी है। इन्होंने ये जनरल स्ट्राइक क्यों ऑर्गेनाइज करी है या क्यों कॉल करी है? इनका कहना है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ये एंटी वर्कर, एंटी फार्मर और एंटी नेशनल प्रो कॉरपोरेट पॉलिसीज फॉलो कर रही है, और उसको अपोज करने के लिए इन्होंने यहाँ पे भारत बंद रखा है। जैसे वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दे आर इन अपोज टू इज द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। जैसे धीरे धीरे करके जितने भी पब्लिक सेक्टर एजेंसीज है, जैसे बैंक्स हैं, देन उसके बाद रेलवेज हैं, इनके काफ़ी सारे ऑपरेशंस जो हैं ये प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, तो इनके वर्कर्स काफ़ी इफेक्ट हो रहे हैं। तो उसके अगेंस्ट में भी यहाँ पे ये उन्होंने भारत बंद कॉल किया है। तो वर्कर्स की मेन डिमांड क्या है? ये जो वर्कर्स है भारत जनरल स्ट्राइक या भारत बंद में, उनकी मेन डिमांड है गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट टैकल करने के लिए कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स ले, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करे, मनरेगा वर्कर्स के लिए और ज़्यादा काम अरेंज करे, और मनरेगा जैसी स्कीम जो रूरल एरिया में चलती है, मनरेगा इज़ अ स्कीम ओनली मेंट फॉर रूरल एरियाज़, तो मनरेगा जैसी गारंटीड एम्प्लॉयमेंट वाली स्कीम अर्बन एरियाज़ में भी चालू करे। ये इनके यहाँ पे डिमांड है। उसके बाद आते हैं न्यूज़ रिलेटेड टू वर्ल्ड अफेयर्स, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे पहली न्यूज़ आती है, नेवी ने सब पहला नेवी ने मेड इन इंडिया एंटी सबमरीन रॉकेट ERASR का सक्सेसफुल टेस्ट कल कंडक्ट किया है INS कावरत्ती से। तो यहाँ पे ये ERASR क्या है? ERASR का मतलब है एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट। ये कंप्लीटली इंडिजिनसली या इंडिया में पूरा कंप्लीटली इंडिया में बना हुआ एक रॉकेट है, जो वाटर्स के अंदर में, मतलब ओशन वाटर्स के अंदर में सबमरीन्स होती हैं, उनको किल या उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए छोड़ा जाता है। तो ये टोटली इंडिजिनस है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फॉर अस, एंड दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर अस कि हम अपनी इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ये इंडिया के जो नेवल शिप्स हैं, ये नेवल शिप से के रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च की जाने वाले रॉकेट है, और ये सबमरीन्स को कॉम्बैट करने के लिए, अटैक करने के लिए यूज़ की जाती है। इसको डिज़ाइन किसने किया है? इसको डिज़ाइन किया है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एक एजेंसी जिसका नाम है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे, ARDE पुणे ने इसको एस्टेब्लिश किया है विद सम मोर रिसर्च एजेंसीज, सो 2 मोर रिसर्च एजेंसीज। सो इस न्यूज़ में बस इतना ही इंपॉर्टेंट रखना है, इतना ही यहाँ पे काम आता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, दैट इज़ FATF से रिलेटेड एक न्यूज़। FATF का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक नेटवर्क है कुछ 39-40 कंट्रीज़ का, जो अक्रॉस द वर्ल्ड टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट में पॉलिसीज़ बनाता है, और जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको वो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए एडवाइस करता है। तो FATF की एक रिपोर्ट के हिसाब से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पेमेंट प्लेटफॉर्म्स जो हैं, डिजिटल पेमेंट टूल्स जो हैं, ये टेरर फाइनेंसिंग को फंड करने के लिए, टेरर फाइनेंसिंग को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ये फ्लैग किया है कंट्रीज़ को, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको ये एडवाइस दी है कि आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज के थ्रू ये जो टेरर की एक्टिविटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड फंड हो रही हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई स्टेप्स लीजिए। जैसे इन्होंने 2 केस स्टडी इंडिया की भी बात करी है।
2019 का जो पुलवामा टेरर अटैक था जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जो जवान्स थे वो किल हो गए थे, और 2022 का गोरखनाथ का टेम्पल इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक लोन वुल्फ अटैक था जिसमें एक सिंगल पर्सन था, सिंगल अटैकर था, उसने ये गोरखनाथ टेम्पल के सिक्योरिटी पर्सनल को पे अटैक किया था। तो इनका कहना है कि दोनों ही टेरर अटैक में एक चीज़ कॉमन थी कि ये जो फंडिंग, ये अटैक फंडिंग और फाइनेंस करने के लिए ऑनलाइन टूल्स, ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स का यूज़ किया गया था। जैसे हाउएवर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आर बीइंग यूज्ड, तो जैसे यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि पुलवामा के अटैक में ई पॉम अमेजन से प्रोक्योर किया हुआ मटेरियल जो था, जो आईईडी ब्लास्ट के लिए जो मटेरियल चाहिए था, वो मटेरियल अमेजन से ग्लोबली प्रोक्योर करके सेंड किया गया था जो अटैकर्स थे उनको। सिमिलरली 2022 का जो गोरखनाथ टेम्पल अटैक था, इसमें पेपाल की ऑनलाइन पेमेंट सर्विस यूज़ करके ये जो पर्सन था, ये आईएसआईएस के साथ कनेक्टेड था, और इनके जो अटैकर्स थे, इनके जो मेंबर्स थे, उनको एक्सचेंज कर रहा था मनी कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे ये जो पर्सन था जिसने गोरखनाथ टेम्पल का अटैक किया था, वो अटैक करने के पहले पेपाल का यूज़ करके अक्रॉस द वर्ल्ड आईएसआईएल के जो मेंबर्स थे, टेररिस्ट थे, उनको 6 लाख रुपए से ज़्यादा की मनी फंड और फाइनेंस कर चुका था। तो एफएटीएफ का कहना है कि अगर आपको टेरर फाइनेंसिंग को कंट्रोल करना है तो ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और ये जो ऑनलाइन पेमेंट टूल्स हैं, सिस्टम्स हैं, इनको भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपके लिए एक और होमवर्क दे रहा हूँ मैं कि ये एफएटीएफ कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था और इंडिया इसका मेंबर कब बना था एफएटीएफ का, ये मुझे आपको कमेंट सेक्शन में, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। इसके बाद आते हैं अनदर न्यूज़ पे, दैट इज़ पीएम मोदी के ऊपर। जैसे पीएम मोदी की 5 नेशन जो विजिट चल रही है, उसी से रिलेटेड एक न्यूज़ है। यहाँ पे अभी ये जो ब्राज़ील की विजिट कर रहे हैं, तो ब्राज़ील में इनको ब्राज़ील का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है ये ग्रांट किया गया है इंडिया और ब्राज़ील के बीच में रिलेशंस को बूस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ब्राज़ील का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर क्या है? द ग्रांड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। ये ऑनर उनको कन्फर किया गया है, कल कन्फर किया गया है। और आपको याद होगा इस हफ्ते में हमने 2 बार ये सेम न्यूज़ डिस्कस की थी। पहले घाना में उनका जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो दिया गया था प्राइम मिनिस्टर को हमारे, और फिर उसके बाद त्रिनिदाद एंड टोबैको जो कंट्री थी, वहाँ पे भी उनको हमारे प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से कन्फर किया गया था। सो ब्राज़ील में ये जो ऑनर मिला है, ये मिलने के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये 26th ग्लोबल ऑनर है, और अभी जो करंट 5 नेशन विजिट है इसमें ये 3rd जो है ये ग्लोबल ऑनर यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिला है। इसके बाद द न्यूज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अफगानिस्तान से रिलेटेड 2 न्यूज़ हैं यहाँ पे। पहली न्यूज़ ये है कि अफ़गानिस्तान के जो टॉप तालिबान लीडर्स हैं, उन्होंने वुमेन और गर्ल्स का जो परसिक्यूशन किया है और सप्रेशन किया है, उसके अगेंस्ट में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उन टॉप तालिबान लीडर्स के अगेंस्ट में क्रिमिनल वारंट जो है वो इशू किया है। तो आईसीसी ने अरेस्ट वारंट, इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट इशू करा है तालिबान के सुप्रीम लीडर हेबतुल्ला अखुंदजादा के अगेंस्ट में, और अफ़गानिस्तान के टॉप जज अब्दुल हकीम हक्कानी के अगेंस्ट में। रीज़न बीइंग, उनका कहना आईसीसी का कि इन्होंने सिस्टमेटिकली वुमेन और गर्ल्स का सप्रेशन और ऑपरेशन और परसिक्यूशन किया है 2021 में पावर में आने के बाद। तो ये पहली बार हुआ है जब किसी ग्लोबल कोर्ट ने अफ़गानिस्तान की तालिबान लीडरशिप के अगेंस्ट में कोई डायरेक्ट लीगल एक्शन लेने की कोशिश करी है, स्पेशली फॉर जेंडर बेस्ड परसिक्यूशन। तो ये न्यूज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद अफ़गानिस्तान से रिलेटेड एक और न्यूज़ है। यूनाइटेड नेशंस ने अफ़गानिस्तान के तालिबान रूल को लेकर एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट करा है। मतलब यूएन ने एक रिजोल्यूशन या प्रपोजल निकाला था, और उस प्रपोजल को 116 कंट्रीज ने सपोर्ट किया था, और उस सपोर्ट से ये रिजोल्यूशन पास हुआ है। ये रिजोल्यूशन क्या बोलता है? ये रिजोल्यूशन अफ़गानिस्तान के तालिबान लीडरशिप को ये बोलता है कि वो सिस्टमेटिकली जो वुमेन और गर्ल्स का जो ऑपरेशन कर रहा है उसको रिड्यूस करे, उसको रिवर्स करे, उसको ख़त्म करे। जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अफ़गानिस्तान में हैं, जो उनकी आँखों के नीचे ही काम कर रही हैं, उनकी आँखों के सामने ही टेरर एक्टिविटीज़ पे लगी हुई हैं, उनको एलिमिनेट करे। और उनका कहना है कि अफ़गानिस्तान की लीडरशिप को, तालिबान की लीडरशिप को ऐसे स्टेप्स लेना चाहिए जिससे उसकी इकोनॉमिक रिकवरी हो, अफ़गानिस्तान का डेवलपमेंट हो और अफ़गानिस्तान में प्रॉस्पेरिटी आए। और इसके लिए जो कंट्रीज़ हैं वो जो सपोर्ट दे सकती हैं वो सपोर्ट देने की कोशिश करेगी, ऐसा ये रिजोल्यूशन बोलती है।
हालांकि यूएस ने इस प्रपोजल या रिजोल्यूशन को पे ऑब्जेक्शन उठाया है। इनफैक्ट यूएस ने इस रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट किया था, क्योंकि उनका कहना था कि इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम कि हम तालिबान गवर्नमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन तालिबान उस पैसों का जो भी हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उस सपोर्ट का मिसयूज़ करता है और सिस्टमेटिकली वुमेन और जो दूसरे ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, उनको सप्रेस करता है। सो यहाँ पे ये न्यूज़ आप याद रखिएगा यूएन रिजोल्यूशन से रिलेटेड। उसके बाद आती है इकोनॉमी की न्यूज़ पे। इकोनॉमी में हमारे पास आज 2 न्यूज़ हैं। पहला, इट इज़ रिलेटेड टू थाली कॉस्ट। इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए रिटेल लेवल पे या कॉमन मैन के लेवल पे जो इन्फ्लेशन है उसको असेस करने के लिए एक क्रिसिल नाम की एजेंसी है। ये क्रिसिल एक सर्वे करता है जिसको रोटी राइस रेट सर्वे बोलते हैं। इसके अंदर में ये वेजिटेरियन एक घर पे होम प्रिपेयर्ड वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन थाली प्रिपेयर करने में कितना कॉस्ट आता है उसको वो मेजर करके ये असेस करने की कोशिश करता है कि महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है। तो क्रिसिल की ये जो रिपोर्ट है, इस अभी इन्होंने क्रिसिल ने 2 दिन पहले रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट के हिसाब से वेजिटेरियन वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन थाली दोनों टाइप की थाली जो है पिछले 1 साल में कंपैरेटिवली सस्ती हो गई हैं। जैसे उन्होंने जून मंथ को रेफरेंस लेके ईयर ऑन ईयर थाली की प्राइस में क्या या कॉस्ट में क्या चेंज आया उसको असेस किया, तो उनको पता चला कि पिछले जून के कंपैरिजन में इस साल जून में मार्केट में जो सब्जियों के रेट चल रहे हैं उसके हिसाब से वेजिटेरियन मील या वेजिटेरियन थाली जो है इसकी कॉस्ट 8% गिर गई है, जबकि नॉन वेजिटेरियन मील जो है ये 6% तक गिर गई है। तो ये इंडिकेट करता है कि पिछले साल जून में काफ़ी ज़्यादा महंगाई थी, इस साल जून में इन कंपैरिजन टू रेट थोड़ी कम है महंगाई। बट अगर हम मंथ बाय मंथ बेसिस पे देखें कि एक मंथ से नेक्स्ट मंथ में महंगाई कितनी बढ़ी है, तो थाली की कॉस्ट मई के कंपैरिजन में जून में बढ़ गई है। जैसे मई के कंपैरिजन में जून में वेजिटेरियन थाली जो है ये 3% बढ़ गई है कॉस्ट, जबकि नॉन वेजिटेरियन थाली जो है इसकी कॉस्ट 4% बढ़ गई है। सो दिस इज अनदर गुड न्यूज़ विच यू नीड टू रिमेंबर इन ऑर्डर टू रिमेंबर और कोट इट इन मेंस आंसर राइटिंग। मेंस की आंसर राइटिंग में इन्फ्लेशन का असेसमेंट करते टाइम आप इस सर्वे का प्रॉपरली मेंशन कर सकते हैं। देन इसके बाद इंडिया जो है 10% अपनी 10% कुकिंग गैस जो है, ऐसा रिपोर्ट बोलते हैं कुछ इनसाइडर रिपोर्ट कि इंडिया आने वाले टाइम में 2026 से अपनी जो कुकिंग गैस है, कुकिंग गैस मतलब एलपीजी, वो एलपीजी टोटल जितनी इंपोर्ट करती है उसका 10% इंपोर्ट वो यूएस से करने की तैयारी कर रही है। तो इससे क्या होगा, इससे 2 फायदे होंगे। पहला, एक तो यूएस का जो कंटेंशन रहता है कि इंडिया हमको सब कुछ बेचता है लेकिन इंडिया हमसे कुछ ज़्यादा नहीं खरीदता, इससे हम दोनों के बीच में ट्रेड डेफिसिट बहुत हाई है, तो वो ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगी। एंड एट द सेम टाइम इंडिया की जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ पे डिपेंडेंस है एलपीजी के लिए, वो डिपेंडेंस कम हो जाएगी। मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ या वेस्टर्न एशिया कंट्रीज़ जो हैं उनके ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाएगी। तो ये जो इंडिया जो है वर्ल्ड का 3rd बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है और इसका जो कंजम्पशन है मतलब 3rd बिगेस्ट कंज्यूमर भी है, और ये हेविली मिडिल ईस्टर्न प्रोड्यूसर्स जो हैं एलपीजी के उनके ऊपर रिलाई करता है अपनी सप्लाई के लिए। हमारा 90% से ज़्यादा एलपीजी का जो इंपोर्ट आता है वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से आता है, और यहाँ पे इस एरिया में कभी भी कोई ज़्यादा इनस्टेबिलिटी होती है तो हमारी जो सप्लाईज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिस्क पे आ जाती हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी नाम की एक एजेंसी है। ये एजेंसी ये बोलती है, ये एक्सपेक्ट करती है कि इंडिया की एलपीजी डिमांड 2024 से 2030 के बीच में ऑन एन एवरेज हर साल 2.5% ग्रो होगी, क्योंकि हमारा कंजम्पशन ग्रो हो रहा है। तो अगर इंडिया यूएस से अपनी एलपीजी का एक प्रोपोर्शन इंपोर्ट करती है तो उससे यूएस के और इंडिया के रिलेशन भी अच्छे होंगे, हमारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ पे डिपेंडेंस भी कम होगी, और हम ज़्यादा से ज़्यादा एलपीजी जो है वो डाइवर्सिफाइड सोर्स से खरीद पाएंगे। सो दिस कंप्लीट्स अवर लास्ट न्यूज़। आपके लिए इस न्यूज़ में 2 होमवर्क हैं। पहला तो आपको मुझे ये बताना है कि इंडिया किस कंट्री से सबसे ज़्यादा एलपीजी परचेज करती है, फ्रॉम विच कंट्री इंडिया इंपोर्ट्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ इट्स एलपीजी। सेकेंड होमवर्क इज, यहाँ पे ये सेकेंड क्वेश्चन इस न्यूज़ में ये है कि आईईए जो है ये कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। एंड द थर्ड न्यूज़, ये थर्ड जो होमवर्क फॉर यूएस, इन एलपीजी के कंपोजिशन में मेन गैस कौन सी होती है। ये 3 चीज़ें आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। डू कंप्लीट योर होमवर्क विथ अटमोस्ट सिंसियरिटी, ठीक है। ये लिख के आपको मुझे बताना ही बताना है।
सो दिस कंप्लीट्स अवर न्यूज़ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ द डे। रिमाइंडर के लिए हमारे एक जीएस का मेंटरशिप कोर्स चल रहा है एंड ऑलमोस्ट नियरली काफ़ी सारी सीट्स फिल हो गई हैं, सिर्फ कुछ लास्ट फ्यू सीट्स बाकी हैं और मैं आई थिंक 10 to 15 डेज़ में ये जो कोर्स के एडमिशन या रजिस्ट्रेशन है ये क्लोज हो जाएंगे। So if you genuinely, sincerely want to prepare with me for both prelims and means in a systematic manner, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे टिल सिलेक्शन आप मेरे साथ बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और 1-to-1 मेंटरशिप के पूरे बेनिफिट मेरे साथ उठाना चाहते हैं, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर ज्वाइनिंग दिस कोर्स एट दिस नंबर 8962291192। यहाँ पे utmost responsibility and sincerity से आई विल बी हेल्पिंग यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। Thank you very much for watching the video.